हेलो हेलो हेलो। मध्यकाल का समापन है और आधुनिक काल का आगाज है। एक बार आधुनिक काल पूरा मैं करवा चुका हूँ और मध्यकाल में हम लोग आखिरी में हैं। और कल हमने मध्यकाल में कहाँ से आवाज आने लगी भाई अचानक? पुनीत, पीछे आवाज कम करो। तो मध्यकाल में हम लोगों ने एक मोटी मोटी चर्चा की थी। आप सब इतिहास को कैसे देखते हो, मुझे बताओ पहले। कैसे हिस्ट्री देखते हो? एकदम अच्छा करती हो। मेरी हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं स्टोरी टेलिंग से बताता हूँ। अगर आप लोगों ने कोई लेक्चर देखा होगा, है ना, जैसा ये कल बता रहे थे सर, कोई लेक्चर देखा है आपका? आमतौर पे देखो, जब आप बहुत बड़ी पेरीफेरी पर पढ़ाते हो तो वहाँ बहुत सारे बच्चे देखते हैं। अभी यहाँ पर इतने ही लोग आ पाए क्योंकि आयरन कर्टन बना हुआ है मार्केट में। हमारे पास ही नहीं आने देते कि वहाँ नहीं। ये बड़ी समस्या है। लोकप्रियता किसी को पचती नहीं है। आपको पता है, यहाँ पे हमने 2 बार पूरे जो क्लास को भरा और दोनों बार ही बच्चे यहाँ से भगा दिए गए। क्या समस्या है यहाँ बच्चों की? कोई समस्या नहीं। लोग यहाँ पर के एक्चुअल में जो बच्चे आते हैं बहुत भोले होते हैं, उनको पता नहीं होता। और ये पूरा मार्केट सिस्टम काम करता है। आप लोग जानते होंगे कि मेरे पढ़ाने के तरीके में हमेशा आंसर लिखना होता है। मैं जो सीखा हूं वही मैं आपको सिखाता हूं। और इस जगह, इस मुखर्जी नगर में 10 साल से अधिक हो गया मुझे पढ़ाते हुए। पहले जो बड़े ब्रांड के साथ था तो अच्छा था। आज अपने नाम पर आ गए तो बुरा लग गया। श्रीमन आईएएस हमारा संस्थान है। और जब कोई पौधा बढ़ने लगता है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। अपना मिजाज कुछ ऐसा है कि हमें संघर्ष में आनंद आता है, वेदना में आनंद है। जीवन आसान हो सकता है और जीवन आसान करने के लिए तमाम ऑफर हमारे पास आते रहते हैं कि सर इतना नहीं, इतना ले लीजिए और ये जो है बंद कर दीजिए। हमने कहा भाई आप अपना अपने पास रखो, इसमें हमारी सहजता है। दर्द है तो क्या हुआ? आपको मैं छोटी सी घटना बताऊं, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आते हैं। मैं जब पटना गया, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे क्लास में, जो जनरल स्टडी में भी, हिंदी साहित्य में भी। और जब मैं आया वापस तो यहाँ पर पूरे मार्केट में शोर कर दिया गया कि सर अब वापस नहीं आएंगे। हमारे बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों पे चले गए, जो फीस भी दिए हुए। किसका नुकसान किया लोगों ने? क्यों नुकसान किया? उनको पता नहीं है। कभी कभी कुछ पता नहीं होता है और हम उस चीज को मान लेते हैं। जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम गोरखनाथ हैं, उनको ये भी नहीं पता कि वो कुछ भी नहीं है। यहां पर कोई कितना भी बड़ा टीचर हो, अगर आपको टीचर अलग से मिल नहीं सकता और आप उससे पूछ नहीं सकते तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों भाई वंशिका, ठीक कह रहा हूं नहीं ठीक कह रहा हूं? यहां ये चीज हुआ। अप्रैल के महीने में हमने यहाँ के जो बड़े संस्थाओं के एडमिशन को क्रॉस कर दिया। 9 एडमिशन हुए थे एक महीने में। पेट में दर्द हो गया सबके। और हम यहाँ आए, सब भाग गए। जब हम वापस आए वहां से तो हमने देखा खाली, और फिर आए फिर भर गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास क्या है।
हमें मार्केटिंग बहुत दिन तक कोई किसी को नहीं दबा सकता। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सेलेक्ट होंगे। हमारे 2 ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ नहीं आते लेकिन इस बार आईएएस मेंस दे रहे हैं। वो अलग से हमसे केवल व्यक्तिगत मेंटोरशिप लेते हैं, केवल मैं बोलता भरूं उनको, हाँ ये काम होना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है उसमें से आईएएस जरूर एक बनेगा। किसको छिपाओगे? वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, कहां तक छिपेगा मामला। अब आइए मध्यकाल पे। मध्यकाल में हम लोगों ने अब तक मुगल राजवंश को बेहतर तरीके से समझा, मुगल राजवंश को बेहतर तरीके से समझा कि मुगल राजवंश में क्या स्थितियां रही, और हमने पूरे मुगल राजवंश को समझा है। अगर आप मुगल राजवंश को देखें तो मुगल राजवंश को स्थापित करने वाला कौन है? बाबर है। कौन है? बाबर है। इसके बाद हुमायूं आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा कुछ लोग नए हैं तो आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देके फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। और हुमायूं के बाद अकबर आया। अकबर से ही बेसिकली राजवंश मजबूती को प्राप्त करता है, अकबर के आने से। मैं इतिहास को तथ्यों के सहारे कम बताता हूं, कहानी के सहारे ज्यादा बताता हूं। तथ्य तो सब जगह भरे पड़े हैं। मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप हल्का सा भी कुछ भी या तो घटना चक्र देख लें या जो एमसीक्यू आए हैं वो देख लें, मैं आपको ये कहता हूं लूसेंट और घटना चक्र तो आपको सब चीजों का टिप पे होना चाहिए अगर आपको सफल होना है तो। क्या बात समझ में आई? एक तो लूसेंट और दूसरा घटना चक्र। जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्ट यहां से आप कैरी कर लेंगे। कुछ फैक्ट मैं बताऊंगा, कुछ फैक्ट छूटेंगे उसमें, लेकिन जो फैक्ट छूटेंगे वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी, चूंकि आपको सफल भी होना है, क्योंकि पूरी कहानी जानने के बाद भी लिखने का तरीका फैक्ट से आता है। कुछ फैक्ट, कुछ आंकड़े, इससे हमारी बातें परफेक्ट होती हैं, पुख्ता होती हैं। जैसे मैं कुछ बताऊं तो आप जब भी घर जाएं तो उसमें कुछ छोटी छोटी पर्चियां लगा दें और उसके ऊपर लिख दें कि इस डेट पे ये हुआ, चिपका दें वहीं। हम यहां पर कोर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। बहुत सारे युद्ध हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो मुगल राजवंश से पहले भारत में दिल्ली सल्तनत थी। कौन सी सल्तनत? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में एक शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कान का बहुत कच्चा था। इससे कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। कान के कच्चे लोग अपने जीवन में हमेशा असफल रहे। था तो शासक, ये सुल्तान था, लेकिन अपने हर अधिकारी पर संदेह करता था, बहुत ज्यादा संदेह, इतना कि अधिकारी भी इससे बचते थे। अभी हम कुछ बोलें कुछ और समझ लेगा। इसके समय में इसका चाचा था दौलत खां लोदी। क्या नाम था? कहां है? दौलत खां लोदी। और दौलत खां लोदी साहब जो थे पंजाब के शासक थे। ये भी उब गया था। चाचा ने सोचा कि भतीजे की नाव डुबा दिया जाए। चाचा ने एक मैसेज भेजा बाबर को, और बाबर उस समय बैठा था अफगानिस्तान के काबुल में। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी रियासत में फरगना में कुछ था नहीं, बड़ी गरीबी, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, धूल ही धूल। करे तो करे क्या करे बाबर? बाबर को चाहिए सत्ता, बाबर को चाहिए स्टेट,
वहां स्टेट है लेकिन स्टेट में कुछ है नहीं, और स्टेट में जब कुछ नहीं है तो फिर एक विकल्प यह है कि एक नया स्टेट बनाया जाए, एक नई व्यवस्था बनाई जाए, और उस नई व्यवस्था में युद्ध होगा, अनिवार्य है। काबुल में बैठा है वो जो बाबर बैठा है ना। अब आप समझिए, एक व्यक्ति है राणा सांगा। अब यहीं पे पूरा त्रिकोण समझिए मामले में। राणा सांगा ने भी कहा कि हटाओ इसको जल्दी। इसने भी मैसेज भेजा जो बाबर को कि आओ, बहुत पैसा है, इतना पैसा है इसके पास, सब लूट ले जाओ। आप इस बात को समझ नहीं रहे कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति आएगा तो लूट के हो सकता है, अगर न जाए तो क्या होगा। अगर नहीं जाएगा तो एक बड़ा खतरा यह उत्पन्न होगा कि आपका स्टेट ही आपके हाथ से निकल जाएगा, राज्य में ही आप भी नहीं बचोगे। इसको कहते हैं अदूरदर्शिता। भारतीय लोगों में दूरदर्शिता की अत्यधिक कमी रही है। इतनी बात समझ गए। अब क्या हुआ, बाबर आता है 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर सामने इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पूरी फोर्स एकदम भरी हुई, 1.5 लाख सैनिक, बाबर मात्र 10,000 सिपाही। लग रहा था कि हारेगा ही हारेगा बाबर। इब्राहिम लोदी का जीतना तय था। भाई आप ऐसे सोचिए कि एक तरफ 1.5 लाख लोग हों, अगर दौड़ जाए तो 10,000 आदमी मर जाएगा। कुछ न करे, कोई हथियार नहीं, दौड़ जाए केवल बस। क्यों दीपक? लेकिन दौड़ना भी लोग नहीं जानते, दौड़ना भी नहीं जानते। अब हुआ यही, इब्राहिम लोदी के साथ जितने अधिकारी थे उनका भी अविश्वास था, पता नहीं क्या सोच ले। इब्राहिम लोदी खुद भी युद्ध के मैदान में उतर गया। उधर से बाबर ने पहली बार भारत में एक नई पद्धति का प्रयोग किया, तुगलमा युद्ध पद्धति, रूमी पद्धति, तोपों का प्रयोग, सेना को अलग अलग कमांड में बांटकर प्रयोग। सेना के 3 हिस्से बनाए, फ्रंट, फिर सेकेंडरी, फिर थर्ड आराम मोड में। इन लोगों को पता ही नहीं है, पूरी सेना खड़ी है, जनता जनार्दन। उधर क्या है, वहां सेना फोर्स में अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। पहले हिस्से को यह कहा गया कि इतनी तीव्रता से वार करो कि सामने वाले को लगे बहुत बड़ी फोर्स है। युद्ध शुरू हो गया, और जो तीरंदाज थे, बाबर अपने साथ तीरंदाज लेकर आया था। बाबर ने कहा कि लगाओ इब्राहिम लोदी का निशाना, सेनापति मार गिराओ, राजा को मार दो, अपने आप सेना ध्वस्त हो जाएगी। चलने लगा युद्ध। अब लग गया बाण इब्राहिम लोदी को, धराशाही हो गए इब्राहिम लोदी। 1.5 लाख की सेना लगी भागने। जब राजा नहीं, जब सेनापति नहीं, तो युद्ध का क्या ही होगा। बाबर जीत गया। बाबर का विश्वास एकदम लबरेज, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई कि अब कोई नहीं है। अब उसने कहा कि ऐसा है। तब तक राणा सांगा को समझ में आया कि यार हमने बुलाया, कहीं हमारे पे ना हमला कर दे। कर दिया हमला। 1527 खानवा की लड़ाई, राणा सांगा गया। आप जानते हैं कि राणा सांगा बड़ी मजबूती से लड़ा था। राणा सांगा को अपने ही राजपूत लोगों ने यह देखा कि भाई ये सबको मरवा देगा, तो 20 देके मार दिया। हारने की तैयार ही नहीं राणा सांगा है, नहीं हारना है अपने को। उस लड़ाई में बाबर को यह समझ में आया कि भारत में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो बहुत जीवट हैं, जो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। राणा सांगा से लड़ने के बाद बाबर की जो सेना है उसने लड़ने से मना कर दिया।
पहले राउंड में जब हुआ तो राणा सांगा हावी हो गया, तब बाबर ने रात में सारे सैनिकों को बुलाया। ये सारी बातें मैं कहां से बताता हूं? बाबरनामा। क्योंकि हिस्ट्री मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था पहले, यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। इसके अलावा एमडीयू यूनिवर्सिटी है जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, ये रोहतक हरियाणा में, वहां भी मैंने पढ़ाया। तो मेरे पास अनुभव उधर का भी और इधर का भी है। तो वहां पर चूंकि आप जानते हैं कि टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो उसके वजह से बहुत सारे नॉलेज वहां से आ जाते हैं। कंपटीशन में हम कोर नॉलेज पढ़ते हैं तो वो चीजें पता चल जाती है। अब जब हमला हुआ तो राणा सांगा की तरफ से मजबूती से जो संघर्ष हुआ, बाबर ने रात में अपने सिपाहियों को बुलाया, कहा ऐसा है फरगना की गरीबी अगर आज हार गए, कल वही गरीबी वही रेगिस्तान की धूल फकवाऊंगा, और तुम तो मरोगे मैं भी मरूंगा, न पानी है न कुछ। और कहा कि तुम लोग बैठ के जो शराब पी रहे हो, शराब के प्याले तोड़वा दिए, सारे शराब के प्याले तोड़वा दिए बाबर ने, और वहीं जिहाद का नारा दिया। कहा जिहाद करना होगा, धर्म युद्ध है ये, जान नहीं बचेगी, ये राजपूत बड़े खतरनाक है। राणा सांगा का हाथ कट गया तो फिर भी लड़ रहा था राणा सांगा। अब समझिए राजपूत, देखिए कोई भी वर्ग हो, चाहे राजपूत हो, जाट हो, गुज्जर, जब तक आपको अपने भीतर से नहीं आएगा तब तक लड़ ही नहीं पाएंगे आप। कितना भी आपको वर्दी पहना दे हम कमांडर की, जाके युद्ध भूमि से भाग आएंगे। आप जो ब्रिगेडियर की वर्दी पहन ले, कर्नल की वर्दी पहन ले, कुछ होने वाला नहीं है साहब। अंदर से आता है मर मिटने का जुनून, और ये हर वर्ग में हो सकता है। विश्वास होना चाहिए, जिसको जितना विश्वास अपने ऊपर होगा वही जीतेगा। इसीलिए तो दशरथ माझी का नाम है। हर वर्ग में वीर हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग में है, हर वर्ग भारत में वीरता को रिप्रेजेंट करता है। अब मामला यहां पर बाबर इस तरीके से जीता खानवा। तो खानवा की लड़ाई जीत लिया, जो पानीपत की लड़ाई जीत लिया, फिर चंदेरी की लड़ाई 1528 उसको भी जीत लिया। 1529 घाघरा, घाघरा अफगान शक्ति, क्योंकि इब्राहिम लोदी अफगान शक्ति का ही एक नेता था। और अफगान अगर आप देखेंगे तो अफगान भी भारत में लगातार एकजुट हो रहे थे, क्योंकि वो मुगलों को नहीं घुसने देना चाहते थे। अफगान कौन था? शेरशाह सूरी। आप समझिएगा, बाद में अफगानों ने ही मुगलों से सत्ता ली थी थोड़े समय के लिए। अफगान लगातार विरोधी हो रहे थे, लेकिन अफगानों को भी बाबर ने हरा दिया जो घाघरा की लड़ाई, लेकिन पूरे तरह से मारे नहीं जा सके। इसीलिए जब बाबर का समय समाप्त हुआ, 1526 से 1530 का समय है बाबर का, 1526 से 1530 लगातार लड़ाई, और हर लड़ाई में विजय। कमांडर है ये ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अंदर से आ जाए कि नहीं मुझे तो जीतना ही है, तो फिर जीतना ही है। सारा संशय अपने भीतर होता है, फिर वही संशय बाहर निकल आता है। भगवत गीता में आता है संशय नाम विनश्यति। संशय का मतलब है विनाश। युद्ध में गए, कंफ्यूज हो गए कि अब अभी मैं जो बंदूक उठाऊं कि ना उठाऊं, तुरंत गोली लग जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं, तुरंत फायरिंग होनी चाहिए। वहां एग्जाम में गए, अलर्ट मोड में है। कुल एग्जाम जाके पेपर बहुत कठिन हो गया। अरे पेपर तो कठिन आना ही है, इतना कंपटीशन, लाखों लोग बैठ रहे, पेपर तो और इजी रहेगा ही नहीं। अब यूपीएससी का पेपर लगातार टफ होता जाएगा। क्यों होता जाएगा पता है? आबादी भी तो बढ़ रही है। पहले इतने बच्चे एग्जाम देते थे क्या? पहले इतने बच्चे एग्जाम देते थे? नहीं देते थे। अब
अब हर व्यक्ति को यूपीएससी देना है, हर व्यक्ति दे रहा है कि अगर यूपीएससी नहीं दिया तो मक्का में हज नहीं होगी। पता नहीं कहां से आ गया है मामला। पहले ऐसा नहीं था, आज के 10 साल पहले अगर आप जाएंगे, वही व्यक्ति देता था जो अपने गांव का टॉपर होता था। क्या समझ में आ रही बात? आज के समय में हर आदमी दे रहा है, इसीलिए असफलता का दर भी ऊपर चला गया। याद करो, पहले जिसकी राइटिंग वाइटिंग ठीक ठाक होती थी, ठीक ठाक लिखता है, उसको इसको तैयारी कराओ। हम अपने जो परिवार से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसको इसलिए भेजा गया कि तुम ठीक हो, तुम जाओ दिल्ली। बहुत सारे पढ़ने वाले लोग थे, किसी को अवसर ही नहीं दिया लोगों ने, जो परिवार के लोगों ने भी अवसर नहीं दिया। ये यहां पैसा मत लगाना, 10 साल पढ़ाया, क्योंकि ऐसा ये क्षेत्र है, इसमें एक बार आ गए तो फिर जा नहीं पाएंगे। इलाहाबाद हमारी कर्म भूमि रही, इलाहाबाद से ही पढ़े, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और फिर वहां से लेकर हमारी दिल्ली की यात्रा। आज जैसे बच्चा इंटर में, हमको आईएएस करना है, अब तो लोगों का बस चले तो क्लास 6 से आईएएस कराने लग जाए। ऐप आ गया। ये क्या है? ये मार्केट सिस्टम है, सब कुछ सबका पैसा निकालने का चक्कर है। अरे जिस समय बच्चे का विवेक होगा तब तो आईएएस की तैयारी कराओगे, अभी तो उसको उसका जो सिलेबस है वो कवर कराओ। लेकिन ये प्रश्न कैसे समझेंगे आप? यूपीएससी के अधिकारी, या मतलब जो यूपीएससी के थ्रू जो लोग आएंगे, आप देखेंगे वहां पर जो हमारे परीक्षा का पैटर्न है वो समझ का पैटर्न है। रटने वाली विद्या यहां नहीं चलेगी। जो जितना अच्छा समझ का व्यक्ति होगा उसकी यूपीएससी में सफलता की दर उतनी ही ज्यादा है, कि आप क्वेश्चन को देखकर भय नहीं खाते, आपको क्वेश्चन के अंदर ही उत्तर दिखता है। अच्छा, इसका ये प्रोस्पेक्टिव है, इसका ये तरीका हो सकता है, आगे की राह ये है। तब आप हर प्रश्न को लिखने की स्थिति में जाएंगे। यहां हमें बहुत ही समझदारी से पढ़ना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। 1526 से 1530 तक बाबर का समय, और बाबर ने एक ऐसा राज्य बनाकर हुमायूं को दिया जो अभी प्रशासनिक रूप से बहुत कमजोर था। क्या था? यह प्रशासनिक रूप से बहुत कमजोर था। यहां पर जो विजय तो हुई, लेकिन यहां का जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो नहीं अच्छा कर पाया। वो टाइम ही नहीं था, केवल युद्ध ही युद्ध रहा। और एक बार बाबर से मिलने आया शेर शाह सूरी। वो अफगान सिपाही था, वो मुगलों की सेना में भर्ती हुआ था। अगर आपको किसी की रणनीति जाननी है, सबसे पहले उसकी सेना में भर्ती हो जाइए, अपने आप ही बता देगा। अगर आप किसी की रणनीति जानना चाहते, उसकी सेना में भर्ती हो जाइए। तो शेर शाह भर्ती हो गया। उसका नाम पहले शेर खान था, जो बचपन का नाम फरीद था। तो उसने शेर को मारा था, तो बंगाल के नवाब ने उसको शेर खान की उपाधि दिया था। अब समझो इस बात को। शेर खान जब गया तो बाबर से मिला, तो जब बाबर से मिला तो बाबर ने उसको देखा, देखता ही रह गया। और जब वो चला गया तो हुमायूं को बुलाया बाबर ने, कहा हुमायूं देखो, एक बात समझो, मैं रहूं या ना रहूं, इस शेर शाह से जरूर सतर्क रहना। ये बात मेंशन की है बाबर ने। इसके अंदर हिंदुस्तान के बादशाह बनने के सारे गुण हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी को देखकर कहा कि एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। युवा नेता थे अटल जी उस समय, जब पंडित नेहरू का समय था। जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री बने थे। नेहरू ने कहा था ये बहुत करामाती व्यक्ति है, बहुत आगे जाएगा। कोई आधार नहीं था भारतीय जनता पार्टी का,
1980 के बाद आप देखिए जनता पार्टी इस समय सत्ता में है और कोई मान नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। दूरदृष्टा लोग देख लेते हैं आगे भविष्य क्या होने वाला है। और जो व्यक्ति अपने आप ही बोलता है उसको भले ना पता, उसके अंदर की जो फ्रीक्वेंसी निकल निकल के बताती है कि आदमी बहुत आगे जाएगा। बाबर के अंदर वो सोच थी। हुमायूं लापरवाह। हुमायूं को आप देखेंगे तो वो ज्योतिष का बहुत ज्यादा मानने वाला व्यक्ति था और स्पिरिचुअल टाइप का भी व्यक्ति था। उसकी पत्नी जो शिया मत की थी, जो शिया गुरु थे, उनकी बेटी थी। और हुमायूं के सामने केवल एक संकट नहीं था, बाबर के और भी कई पुत्र थे, कामरान, अश्करी, हिंदाल और हुमायूं। बाबर मरने लगा, हुमायूं को बुलाया, कहा देखो अपने अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना बेटा। इस्लामिक पद्धति में भाइयों के साथ राज्य के बंटवारे का निषेध है और बाबर ने भी मना किया था राज्य मत बांटना। लेकिन हुमायूं के अंदर दया बहुत ज्यादा थी, मर्सी बहुत ज्यादा थी। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके अंदर मर्सी होती, इसीलिए उनकी गर्दन भी कटती। लेकिन अगर वो ये सोचे कि नहीं मैं मर्सी नहीं दिखाऊंगा तो फिर मतलब ही नहीं है। मर्सी तो हमारा स्वभाव है, दया हम छोड़ नहीं सकते। कहते हैं कि दया बिनु संत कसाई और दया करी तो आफत आई है। अगर आप दया नहीं करते तो अच्छे आदमी नहीं हो, लेकिन अगर आपने दया ज्यादा किया तो मामला बिगड़ भी जाता है। हुमायूं ने दया किया, अपने भाइयों को राज्य बांट दिया और बाद में वही भाई जो हैं बार बार हुमायूं की लंका लगाते थे। कभी कोई विद्रोह कर दे, कभी कोई विद्रोह कर दे। हिंदाल ने तो एक बार अकबर को बांध दिया था किले की दीवार पर, कहा कि मार दो इसको तीर। अकबर को तब बचाया गया था। अकबर का तो उसी दिन समाप्त हो जाता। लेकिन जिससे भाग्य बनना होता है, जिसका इकबाल बहुत बुलंद होता है, वो आदमी मरता उड़ता नहीं है, वो जीता ही है। बाद में आप जानते हुमायूं के सामने एक तो अपने भाइयों का संकट और दूसरा अंदर राज्य का संकट। शेर खान अफगानों को लेकर एकदम तैयार कर रहा है। चुनार की एक मलिका है, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है चुनार जो बनारस के पास है, और वहां पर एक किला है चुनार का किला। कभी आप देखें तो बड़ा अद्भुत किला है, देखा है मैंने, बहुत मजबूत और बहुत अद्भुत, जो गंगा जी के किनारे खुलता है पूरा। उस किले पर नियंत्रण का मतलब था कि पूरे जो बनारस और जो जो बिहार का इलाका है वहां पर नियंत्रण। उस किले की मलिका थी लाड मलिका, एक विधवा महिला थी। उससे विवाह कर लिया शेर खान ने। होशियार आदमी था, राजनीतिक विवाह जानता था कि राजनीतिक विवाह कैसे किए जाते हैं। इसका मतलब वो वहां का बादशाह बन गया, उस जो छोटे से इलाके का, वो चुनार का। आगे चल के हुमायूं ने 6 महीने तक इस किले का वो किया कि नहीं हमारे अधिकार में आ जाए, अधिकार में आ जाए, और अंदर ही अंदर उसको वहां उलझाए रखा जो शेर खान ने। और वो चला गया बंगाल और बिहार। उसने वहां पर पूरे युद्ध की तैयारियां की और आगे चल के हुमायूं को जो इतना बड़ा शासक था उसको शेर शाह सूरी ने कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में हरा दिया। जो 1539 में आप देखेंगे चौसा की लड़ाई हुई। और इस प्रकार एक भारत में बड़े परिवर्तन का संकेत बना, बड़ा परिवर्तन। मुगल राजवंश जिसको बाबर ने भारत में स्थापित कराया था, वो मुगल राजवंश हाशिए पर चला गया। एक नया वंश भारत में आया, सूरी वंश। हुमायूं चला गया ईरान के पास, जो राजपूतों के इलाके से बाहर निकल गया और एक निर्वासित जीवन जीने लगा। इसीलिए इतिहास का लेनपुल लिखता है, हुमायूं अपने जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुआ। राज्य तो मिल गया पिता से, लेकिन राज्य को संभाल नहीं पाया। क्या बात समझ में आ रही?
और इसी बीच आप देखेंगे धीरे 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 शेरशाह सूरी भारत में एक राज्य को स्थापित कर रहा है और एक मजबूत जो प्रशासनिक व्यवस्था उसके सामने उसने एक निर्मित किया। आगे चल के हुमायूं अपनी वापसी करता है। वापसी के क्रम में एक अधिकारी है बैरम खान, जो अकबर का संरक्षक हुआ, और यहीं से आप देखें इतिहास का पूरा रुख बदलता है। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1555 के बाद आप देखेंगे भारत में अकबर नाम के एक व्यक्ति का आगमन होता है। और अकबर बहुत उसकी आयु नहीं है, 9 साल का लड़का है। बैरम खां चूंकि उसका संरक्षक है, बैरम खां कुछ भी न करने दे उसे, कुछ भी करने नहीं दे रहा। बाद में बैरम खां को भी अकबर ने कहा तुम हज पे जाओ, जबरदस्ती, और वहीं उसकी हत्या हो गई। अकबर ने धीरे धीरे पूरे सिस्टम को संभाला, एक मजबूत मुगल राजवंश की स्थापना। अगर आपके सामने एक बात है, वास्तविक संस्थापक के रूप में आप किसे देखते हैं, वो है अकबर। अकबर के आगे एक शब्द लगता है द ग्रेट अकबर। कोई महान ऐसे नहीं होता है, महानता किसी को जन्मजात नहीं मिलती है। अकबर एक छोटा बच्चा, आज आप सोचिए कि 9 साल के बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया, जो वो क्या निर्णय ले सकता है। लेकिन जब परिस्थितियां हमें बनाती हैं, जब आंधियां लोरियां सुनाती हैं, जब आंधियां लोरियां सुनाती हैं और विपदाएं दूध पिलाती हैं, तो वैसा व्यक्ति बहुत बचपन में ही बहुत ज्यादा समझदार हो जाता है। जैसे हामिद ईदगाह का 3-4 साल का बच्चा कितना समझदार है, ऐसे ही अकबर है, समझदारी बहुत ज्यादा, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अनुभव बहुत ज्यादा है। उसने देखा है कि कौन आदमी कितना गद्दार हो सकता है। और बाद में अकबर ने एक व्यवस्थित राज्य बनाया और उस राज्य में शेरशाह सूरी का आधार लिया। मतलब शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था को आधार बनाकर अकबर अपने राज्य को बनाता है। और यहीं से भारत में एक नया समीकरण आता है सामने, राजपूत और मुगल संबंध। राजपूत और मुगल संबंध क्या है? क्या है राजपूत मुगल संबंध? अकबर के समय में राजपूत मुगल संबंध का मतलब यह है कि भारत के वैधानिक शासक कौन थे? राजपूत। उनको पूरी वैलिडिटी मिली हुई थी भारत में शासन करने की। मुगलों के शासन को स्वीकार नहीं किया जा रहा था भारत में, क्योंकि यहां बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की थी। इसीलिए अकबर सबसे पहला ये शासक रहा भारत में। आप जानते हैं अकबर का जन्म भी राजपूतों के यहाँ ही हुआ था, अमरकोट के राजा के ही किले में हुआ था। हुमायूं जब अपना खराब समय काट रहा तो उसको राजपूतों ने ही सहयोग दिया था। समझ में आई बात? इसलिए राजपूतों को लेकर हुमायूं और बाद में अकबर बहुत ज्यादा सकारात्मक मानसिकता से रहा। इसीलिए यहां एक बात आती है, मुगलों में सबसे महत्वपूर्ण बात, मुगल राजपूत संबंध। भारत में मुगलों को स्थापित करने वाले राजपूत हैं। कैसे? राजपूतों के द्वारा मुगलों की सत्ता को स्वीकार किया गया। उसके बदले मुगलों ने यह कहा कि आपके यहां हम आंतरिक रूप से दखल नहीं देंगे, ना आपके धर्म पर, ना आपकी व्यवस्थाओं पर, और आपको अलग से भी रियासतें मिलेंगी जहां आप हमारे अधिकारी के रूप में काम करोगे। इसीलिए राजपूतों का हर प्रकार से विकास हुआ, आर्थिक विकास भी हुआ, राजनीतिक विकास भी हुआ, और उनके राज्य में उनका धर्म भी बच गया। दोनों तरफा फायदा है। लेकिन यह संबंध शाहजहां के समय में आकर बिगड़ने लगा। शाहजहां के समय में आकर जो बिगड़ने लगा।
आप जानते हैं शाहजहां कौन है? कौन है शाहजहां? 1627 से 1658 का समय है शाहजहां का। शाहजहां भी एक राजपूत जो राजकुमारी थी उन्हीं का पुत्र था। बात समझ में आ रही? लेकिन उसने एक निर्णय निकाला कि राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं होगा आज के बाद। मैं तो हूं चलो ठीक, लेकिन आगे से अब मुसलमानों का या मुगलों का राजपूतों के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं होगा। यहीं से राजपूत और मुगल अलग अलग होने लगे। और यहां इस बात को भी समझिएगा, यह भी कहा गया कि राजपूतों को मुगल राज दरबार में जो बहुत विशेष महत्व दिया जा रहा वो भी नहीं होगा। अकबर के समय में राजा मान सिंह का पद इतना बड़ा था, जो राजकुमारों को पद मिलता था वही पद राजा मान सिंह का था। आप समझिए, राजपूतों को सम्मान बहुत दिया मुगलों ने, और इससे राजपूतों का बहुत ही चहुमुखी विकास हुआ। आज आप जो जाके देखें, जो जयपुर शहर है, उतना निर्माण, उतना पैसा कहां से आया? ये मुगलों से ही तो पैसा आया। उनके अधिकारी थे जयसिंह, भाई मनसबदार तो थे जयसिंह, राजा जयसिंह, और वहां के राजा थे आमेर के। भाई मारवाड़ के राजा थे राजा जसवंत सिंह, वो भी अधिकारी थे इनके मनसबदार थे। पैसा फ्लो हो रहा था यहां से वहां। तो आप समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण आधार यह समझना है कि मुगलों के साथ जो राजपूतों के संबंध अकबर के समय स्टार्ट हुए और जहांगीर के समय में आके बदलने लग गए। जो जहांगीर के समय कह रहा हूं, जो शाहजहां के समय में आके बदलने लगे। और शाहजहां ने सबसे पहले यह कह दिया कि भाई हमें आपसे वैवाहिक संबंध नहीं करना है। इसके अलावा और क्या है, आगे आप देखेंगे औरंगजेब के समय में, औरंगजेब पे ले आ देते हैं आपको। औरंगजेब के समय में मामला और बिगड़ गया राजपूतों के साथ। औरंगजेब कैसे गद्दी पर आया था, क्या जानते हैं कहानी? शाहजहां के बहुत सारे पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोह और भी कई पुत्र थे, लेकिन दो महत्वपूर्ण हैं। दारा शिकोह जो था उसको लघु अकबर कहा जाता था, और उसकी उपाधि थी शाह बुलंद इकबाल। वही मुगल शासक बनने वाला था शाहजहां के बाद। औरंगजेब छोटा था, शासक उसी को बनना था, लेकिन औरंगजेब ने सत्ता को जबरन हथिया लिया, और उसके लिए अपने भाइयों का सबका कत्ल हुआ। और एक कत्ल हुआ दारा शिकोह का। दारा शिकोह रहता तो भारत में जैसी कट्टरता औरंगजेब के समय में आई, वैसी कट्टरता आती ही नहीं। वो उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराता है, जो सिर्रे अकबर के नाम से। अब आप ये समझिए कि जो शासक उपनिषद जानता हो, वो धर्म के नाम पर तो हत्या नहीं कराएगा, लेकिन मुल्ला मौलवियों को दारा शिकोह नहीं चाहिए था। सांप्रदायिकता की जो भावना है ना भारत में, वो औरंगजेब के समय से ही शुरू हुई है। नहीं तो हिंदू और मुसलमान साथ में बहुत आराम से रह रहे थे। सांप्रदायिकता को जानबूझकर उठाया गया, हवा दी गई, और औरंगजेब को सत्ता पर लाने वाले भी ये मुल्ला मौलवी लोग ही हैं। औरंगजेब ने धर्म से अपील किया कि मैं सुन्नी मत को मानता हूं और मुझे सहयोग किया जाए। राजा जसवंत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे, वो दारा शिकोह के पक्ष में थे, और उसके तरफ से उन्होंने औरंगजेब से युद्ध किया था। कई लड़ाइयां हुई थी, एक देवराई की लड़ाई हुई थी आखिरी, जिसपे जाकर आप देखते हैं पूरी तरह से औरंगजेब जो विजयी रहा और दारा शिकोह मार दिया गया। दारा शिकोह को मारने के बाद भी उसको हर जगह लोगों को मारने के बाद पूरे दिल्ली में लोग रो रहे थे, हर जगह घुमाया गया
कि देख लो लिबरल आदमी का क्या रूप होता है। ये भाई था, मार डाला इसको। ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि अगले बार कोई हमारे धर्म के ऊपर ना बात करे। इसीलिए औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। वो कट्टर पंथ का बहुत बड़ा अगुवाई व्यक्ति था, और वो नहीं कुछ कर रहा है, उसके पीछे मौलवी काम कर रहे हैं। वो तो केवल दिख रहा है आपको, नाम बदनाम औरंगजेब का है। औरंगजेब जो संगीत का बहुत बड़ा शौकीन व्यक्ति था, लेकिन उसके बाद जैसे शासक बना उसने संगीत छोड़ दिया। उसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद करा दिया। उसने ये कहा कि जो मुसलमान लोग हैं उन्हीं का ही दरबार में विशेष स्थान रहेगा, बाकी और किसी का नहीं। उसने कहा मुसलमान व्यापारियों को ही व्यापार करने में विशेष छूट मिलेगी, बाकी किसी को नहीं। उसने कहा हिंदू लोग मुसलमान दास दासी नहीं रख सकते, क्योंकि मुसलमान बहुत ऊपर होता। ये औरंगजेब की फिलॉसफी। उसने कहा मुसलमानों के जीवन में हर तरह से पवित्रता आनी चाहिए, तो वैश्यावृत्ति नहीं कर सकते, और वो जुआ नहीं खेल सकते, और जो 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 शराब नहीं पी सकते। एक अधिकारी रख दिया गया मुहत्सिब, जो देखेगा कि भाई एक भी अत्याचार नहीं होना। मतलब अगर जो मुसलमान हैं उनका कल्याण होना चाहिए, बाकी और किसी का नहीं। कट्टरपंथ की नीतियों के तहत उसने राजकीय आदेश निकलवाया कि जितने भी जो मंदिर हैं, जो मेरे शासन के बाद जिनका भी कुछ भी निर्माण हुआ है, उन सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए। उसी क्रम में मथुरा और काशी के मंदिर तोड़े गए, जिसके ऊपर अभी मामला चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का, जिसमें एक मंजू वत्स हैं जिन्होंने एक याचिका डाल रखी है। वो ये कह रही हैं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके अंदर शिव का पूरा रूप है, अगर मस्जिद को खुलवा दिया जाए तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हिंदू घुसने नहीं दिए जाते वहां। कुछ लोग तो ये बताते हैं कि ऋग्वेद के श्लोक लिखे हुए उस मस्जिद में। एएसआई अंदर जाना चाह रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया, रोक दिया गया 2-3 दिन के लिए। अपडेशन ये सब तुम्हारा काम, न्यूज देखना और ये सब समझना, ये सारी चीजें आ रही हैं। अब ये समझिए मामला औरंगजेब का ही है। उतने 100 साल, आप देखिए उस समय का निर्णय आज इतने 100 साल के बाद फिर से रिपीट कर गया। ये इतिहास है। उस समय तो आपने साहब तोड़ दिया, अब लोग खड़े हैं, अब सरकार भी वही है, वहां भी वही है, यहां भी वही है। अब क्या होगा? अब हम इस बात का रोना रो रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं। ये समय है, कभी आपके हाथ में पावर, कभी किधर और पावर। यहां औरंगजेब के समय में यह मामला रहा। औरंगजेब सत्ता पर आता है, उसके खिलाफ खूब विद्रोह हुए। सबसे ज्यादा मुगलों का विस्तार औरंगजेब के समय में हुआ। 20 प्रांत हो गए थे औरंगजेब के समय में, इसके पहले 15 प्रांत थे। औरंगजेब ने खूब विस्तार किया, लेकिन कभी कभी ज्यादा विस्तार भी अपने विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए विस्तार करने से पहले यह सोच लें कि कहीं हमारा विनाश तो नहीं होने वाला। औरंगजेब ने उत्तर भारत, अपने दिल्ली को छोड़ के दक्षिण में विस्तार करने का अपना निर्णय लिया। कहते हैं कि दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया। क्या होता है नासूर? एक फोड़ा होता है जो ठीक ही नहीं होता, जिसका घाव भरता ही नहीं, हमेशा खून बहता रहेगा। नासूर कहते हैं अरे अब ये बहुत ज्यादा जो जो जहरीला हो गया। ये आता है प्रश्न कि जो दक्षिण भारत था उसको सीधे नियंत्रण करने के चक्कर में जो गोलकुंडा, बीदर, बरार, सबको उसके, वो ये चाहता था हर जगह अहमदनगर मेरा ही शासन हो, सब जगह जो मुगलिया राजवंश ही रहेगा। पश्चिम में है आपके मराठा, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के हिस्से में है बुंदेला, राजस्थान और इधर के उत्तरी उत्तरी राजस्थान के आसपास के इलाकों में है जाट,
हरियाणा में है सतनामी, राजपूत अलग हैं, सिख अलग हैं, सब विरोध कर रहे हैं औरंगजेब का। एक तरफ से विरोध हुआ इसका, पहली बार मुगल बादशाह का इतने बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। लेकिन जितना विरोध उतना ही औरंगजेब आगे बढ़ता था। औरंगजेब अपने समय में बहुत शक्तिशाली था, अंग्रेजों पे नाराज हो गया एक बार तो सारे अंग्रेजों को उठा के बंद कर दिया, माफी मांगे घुटने बैठ के तब छोड़ा कंपनी को। समझ लिया, औरंगजेब की शक्ति बहुत ज्यादा थी, कंट्रोल्ड, पूरा पावर उसके हाथ में था। जब तक औरंगजेब जिया तब तक कंपनी की हालत बड़ी भारत में खराब थी। जितना पैसा उसने, एक बार वो जब नाराज हुआ था 1680 के आसपास, पूरी कंपनी को ही उसने जो बंद कर दिया भारत में, कि आज के बाद अगर कोई अंग्रेज दिखाई दे दिया तो फिर खैर नहीं, खाल उतरवा लूंगा। अंग्रेज सारे अधिकारी आए, सब ने माफी मांगा, हुजूर गलती हो गई, आप ही माई लॉर्ड हैं, हम अभी समझ नहीं पाए थे। वेट किया गया 1707 का कि आप पहले मरो। औरंगजेब के समय तक कोई भी अंग्रेज कोई एक्टिविटी करने को तैयार नहीं था, मजबूत शासक था बहुत, लेकिन मजबूत होने के साथ साथ उसको यह नहीं पता था कि मैं जितना मजबूत हूं मेरे आने वाली जो पीढ़ियां वो उतनी मजबूत हैं या नहीं। इसीलिए 1707 के बाद 12 शासक मुगल राजवंश में हुए, कोई रंगीला, कोई कायर, कोई लंपट, अलग अलग प्रकार की उनकी उपाधियां हैं। कोई बूढ़ा, भाई जब बहादुर शाह प्रथम बना तो वो उस समय जो 70 साल का शहजादा था, उस समय भी वो अपने आप को शहजादा ही कहता था, वही जीता। उत्तराधिकार युद्ध फिर औरंगजेब के बाद भी हुआ तो बहादुर शाह प्रथम बने। औरंगजेब ने इतने घाव कर दिए थे भारतीयों के ऊपर कि औरंगजेब के वंशजों को देख के लोग यहां नफरत करते थे, ये हटाओ सबको जो है जल्दी। भारत में जो जजिया कर थे, यात्रा कर, अकबर ने सब माफ कर रखा था। औरंगजेब के समय में हर टैक्स लग रहे थे, उसने जजिया कर को भी लगा दिया था। भारत की जनता बहुत ज्यादा खिलाफ थी। इसीलिए सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम जब आता है गद्दी पर, उसने जजिया कर को समाप्त किया, सिखों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, मराठों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। एक एंगल समझिए औरंगजेब के समय में जो मराठों का है, कौन है मराठा? जय छत्रपति साहू जी नहीं, वही छत्रपति महाराज, उसी में आगे चल के जो साहू जी महाराज भी हैं, जो वंचितों के कल्याण के लिए बहुत बड़ा नाम है उनका। अपनी संपत्ति, जो राजा थे उसके बाद भी अपनी संपत्ति का दान करते हैं वंचितों की शिक्षा पर। छत्रपति हैं शिवाजी। छत्र मतलब होता है दूसरे की रक्षा करने वाला, और दूसरे को धारण मतलब दूसरे के लिए सब कुछ करेगा वो। छत्री कहलाने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो व्यक्ति दूसरे की मदद करता हो, रक्षा करने का भार उठा ले, उसके लिए अपने भी प्राण दे दे। इस श्रेणी में अगर कोई व्यक्ति है तो वही अपने आप को छत्री कहे, और अगर नहीं है तो छत्री होने के बाद भी छत्री नहीं है। शिवाजी का अपना जो मिजाज है, मराठावाड़ा में बहुत ज्यादा गरीबी है। अगर आप देखें पूरे जो महाराष्ट्र के इलाके को, तो बहुत ज्यादा अच्छी भूमि नहीं है, उर्वर भूमि नहीं है, कुछ उत्पादन भी नहीं होता, पहाड़ी इलाका है, और वहां पर लोगों का जीवन बड़ा खराब था, कठिन था। और वहां एक नेता उभरता है शिवाजी, और उसने पूरे इलाके को एकजुट किया। कैसे एकजुट किया? मराठी भाषा। कैसे एकजुट किया? संत एकनाथ तुकाराम
बहुत सारे जो वहां पर थे संत, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को चैलेंज कर दिया था। इसीलिए आप महाराष्ट्र में जब घुसेंगे तो वहां पर वर्ण व्यवस्था उतना ज्यादा बैरियर नहीं है। इधर खूब है, उधर नहीं है। उधर हर व्यक्ति छत्रपति शिवाजी के नाम पर एक है। आप ये बोल के नहीं निकल सकते हैं कि शिवाजी क्षत्रिय इसलिए मैं कुछ भी बोल दूंगा। वहां का ऑटो वाला पीट देगा, छत्रपति के नाम पे कुछ भी कोई सुनता नहीं वहां, क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया था, सबको सम्मान। वो रॉबिन हुड पांडे थे, जितना पैसा लूटते थे वो सब पैसा बांट देते थे। भाई शिवाजी के साथ ये था ना कि वो उस समय कुछ होता था नहीं, लूटपाट करते थे। कभी सूरत लूट लिया, आज मूड हुआ तो चले गए वहां लूट आए, और जब यहां आते थे पूरी जनता भूखी प्यासी, सबको पैसा बांटते थे, सामान बांट देते थे। इसीलिए इतनी लोकप्रियता है, इसीलिए वो जननायक है वहां पे। वहां की हर वर्ग में उनको स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया था। ये बात मैंने फील किया महाराष्ट्र में जाके। यहां ये है, ये केवल ऐसे ही नहीं है, ये है वहां पर। बहुत सारे लोग उन्हीं के नाम पे राजनीति भी करते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि ये जो कैरेक्टर हैं शिवाजी, ये सबको एक करते हैं। उन्होंने एक नारा दिया, जो मराठी लोग हैं वो सब एक है, मराठी मानुष, मराठावाड़ा। तब लोग एक हो गए, खड़े हो गए सब शिवाजी के साथ, ये नहीं हमें लड़ना है। उन्हीं के तो ये सारे वंशज हैं, जो सिंधिया, जो गायकवाड़, होलकर, भोसले, ये सब उन्हीं के ही हैं। सब उन्हीं के ही जो बनाए हुए सैन्य अधिकारी रहे। बाद में इन्होंने अपना अपना वंश बनाया। यह है मराठा। औरंगजेब के लिए ये शक्ति जो उभर रही थी मराठावाड़ा में, ये बहुत खतरनाक थी, क्योंकि औरंगजेब विस्तारवादी शासक था और ये भी विस्तार चाहते थे। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के अगले दावेदार मराठे ही थे। लेकिन एक घटना घट गई 1761, अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई। इसको पानीपत का थर्ड वार कहते हैं। मराठों ने अपने शत्रु बहुत पैदा किए। ये एक बात समझिए, इतिहास से कुछ सीखने को मिलता है। आपकी विजय उस समय होगी जब आपके शत्रुओं की संख्या कम हो। आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आपके इतने ज्यादा शत्रु हैं कि वो शत्रु आपका उस समय तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन वो शत्रु अगर आपके मित्र होते तो आपको उस समय विजय मिल जाती। लेकिन व्यक्ति अपने ईगो में, अपने अभिमान में छोटे छोटे जो शत्रुओं को कुछ समझता नहीं, बाद में वही सब शत्रु एक होकर आपको समाप्त करते हैं। क्या समझ में आ रही बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं? इतिहास की एक बड़ी सीख। मराठा बहुत शक्तिशाली, उसमें जब आगे बढ़ने लगे मराठा, वो शिवाजी का कद बढ़ने लगा, तो औरंगजेब ने कहा कि अब इसको दबाओ, मारो। औरंगजेब ने तो प्रयास तो किया ही किया। जो बीजापुर का सुल्तान था वो भी नहीं बढ़ने देना चाहता था। आपने खूब कहानी सुनी होगी अफजल खान की। अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने कहा युद्ध लड़ने से पहले हम दोनों लड़ लें आपस में, तो युद्ध भी करने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रस्ताव रखा वो शिवाजी ने कि हम दोनों लड़ लेते हैं, अगर जो जीत जाएगा उसकी विजय मान ली जाएगी, तो सेनाओं का भी खून नहीं बहेगा। अफजल खान को जो दिखाया गया शिवाजी, बहुत छोटे से थे, 5 फुट 5 इंच हाइट थी शिवाजी की, बहुत ज्यादा हाइट नहीं थी। अफजल खान की हाइट थी जो 7 फुट से ज्यादा। अफजल खान को लगा कि मैं ऐसे ही पकड़ लूंगा, दबा के मार दूंगा। लेकिन हिम्मत कहां से आती है? हिम्मत आती है अंदर से।
कहां से आती हिम्मत? अंदर से। पहुंचे शिवाजी और पहने थे बगनखा, पकड़ के ऊपर चढ़ गए उसके ऊपर। अब मार बगनखा, उसको इतना बगनखा मार दिया अफजल खां वहीं मर गया। हाहाकार मच गया कि भाई ये इस व्यक्ति ने उसको मार गिराया। औरंगजेब चूहा कहता था जो शिवाजी को, चूहा है वो जो मराठावाड़ा का, छिप जाता है। शिवाजी ने कहा आओ कभी हमारे देश, चूहा है तो ठीक है, पता चलेगा। औरंगजेब ने अपने मामा को सबसे बड़ा अधिकारी बना के भेजा। मामा जानते बहुत खतरनाक होते मामा। असली मामा अच्छे वाले भी होते हैं लेकिन खराब वाले भी मामा होते हैं। औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खान। कौन था? शाइस्ता खान। मामा ने कहा कि भांजे चिंता ना करो, मेरे रहते चूहे को पकड़ के लाता हूं और तुझको देता हूं, कह जाओ, तुम बड़ी बड़ी बातें बोले जाओ। मामा आए और मामा जो है पूना में आराम करने लगे, जो महल में पूना में आराम करने लगे। आ गया जो शिवाजी को मैसेज हो गया कि शाइस्ता खां के यहां पर अपना डेरा डाल रखा है पूना में। उसके बाद आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ। 1663 में शिवाजी ने अचानक ही पूना के महल पे हमला कर दिया। शाइस्ता खां गहरी नींद में सोए हुए थे। जैसे ही शिवाजी अंदर कूदे खिड़की से, शाइस्ता खां की उंगलियां काट ली सारी। सोते हुए ही, उठने का भी मौका नहीं मिला, ऐसे शिवाजी अटैक कर दे। हालत खराब हो गई शाइस्ता खां, भाग निकला वहां छोड़ के पूना सुना। पूना से भाग निकला शाइस्ता खां, मुगल सेनापति भाग गया बिना लड़े, जो आया था पकड़ने चूहा। क्या समझ में आई बात? शिवाजी का ये खौफ था। शिवाजी ने पूरा माहौल बना दिया था। औरंगजेब इतना नाराज हुआ इस पे शाइस्ता का, मामा चेहरा मत दिखाना, भागो यहां जल्दी। फिर भेजा जय सिंह को। जय सिंह ने, चूंकि वो राजपूत था, उसने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और उसने जो है वो शिवाजी के साथ एक जो संधि किया, पुरंदर की संधि। कहा ऐसा है, चलो मैं तुमको सम्मानित कराऊंगा, औरंगजेब बहुत अच्छा है, राजा की उपाधि दिलाऊंगा, मनसब दिलाऊंगा, जैसे मैं वैसे तुम, कोई दिक्कत नहीं, तुम स्वतंत्र शासक की तरह रहना। गए वहां पे जो आगरा में। आगरा में औरंगजेब चूंकि बदतमीज तो था ही, उसने बेअंदाजी कर दिया। अब यहाँ पे जो शिवाजी भी किसी के सामने नहीं झुकते थे, है कि ये क्या बदतमीजी, ये वहां पे कुछ और बोला था, यहाँ कुछ और हो रहा है, मामला ही कुछ गड़बड़ सा है। जैसे ही शिवाजी ने ये बोला, औरंगजेब ने कहा कैद करो इसको। कैद में डाल दिए गए शिवाजी। शिवाजी को गई कैद। अब भैया शिवाजी ने फिर कहा कि अब रास्ता ढूंढा जाए, तो फल की टोकरी में बैठ के शिवाजी निकल गए। पहली बार हुआ कि कोई मुगलों की कैद से भी भागा था। जैसे जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कूद गए थे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, हजारीबाग जेल से कूद गए, फान गए जेल, फिर आजाद दस्ता बनाया था। वैसे ही यहां पर अगर आप देखेंगे तो शिवाजी भागे, जो फल की टोकरी में पहुंचे बनारस, वहां उन्होंने बनाया साधु का वेश, बढ़िया केसरिया पहना और पहुंचे मराठावाड़ा। वो कहा आप कौन? कहे मैं शिवाजी राजा। अपना वेश उछाड़ा है, कहे ये मैं असली वाला। फिर उसके बाद वहां पर अपना जो रास्ते लग कर आया। शिवाजी आखिरी समय तक लड़ते रहे। यह शिवाजी के अंदर की जिजीविषा। इसीलिए भारतीय इतिहास के अब वो पात्र जिनका नाम बहुत ज्यादा पीछे छूट गया था, वो लोग बहुत ज्यादा लाइमलाइट में चल रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, जो अकबर के सामने नहीं झुके कभी,
सारा राजपूताना पैर पे गिरा हुआ था, लेकिन महाराणा प्रताप अकेले व्यक्ति हैं जो ये कह रहे नहीं, मुझे नहीं झुकना है, जो बन पड़ता है वो कर लो, जंगल में रहूंगा, घास की रोटी खाऊंगा, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। और महाराणा प्रताप को सहयोग देने वाले आदिवासी कोल भील हैं, जिनके साथ महाराणा प्रताप बैठ के खाना खाते हैं। राजा हैं, जनता के साथ बैठते हैं, यह है वेलफेयर स्टेट। इसीलिए महाराणा प्रताप केवल एक राजपूत के एंगल से मत देखो, महाराणा प्रताप को एक इस एंगल से देखो कि महाराणा प्रताप सबके मित्र हैं, जो अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। महाराणा प्रताप उन राजपूतों के साथ भी नहीं बैठते जो मुगलों के साथ बैठे। मान सिंह के साथ भोजन करने से मना कर दिया महाराणा प्रताप ने, कहे तुम्हारे साथ भोजन करने का अब ये तुम्हारा स्तर है नहीं, मेरे साथ भोजन कर पाओ तुम। मान सिंह ने कहा इस व्यक्ति को तो मैं जरूर झुकाऊंगा, क्योंकि पूरी मुगलों की सेना उसके पास में थी, वो मुगल सेनापति था। लेकिन महाराणा प्रताप अपनी जिजीविषा और अपनी इच्छा शक्ति की वजह से लगातार संघर्ष करते रहे। 1576 हल्दी घाटी की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई में अक्सर ये आता है, इतिहास की पुस्तकों में बड़ा विवाद है कि उसमें महाराणा प्रताप हारे थे। महाराणा प्रताप हारे नहीं थे, महाराणा प्रताप लगातार संघर्ष करते रहे। फिर जब परिस्थितियां बदल लगी तो महाराणा प्रताप अंदर चले गए। वो तो गुरिल्ला वार लड़ रहे थे ना, जैसे शिवाजी वैसे महाराणा प्रताप। इन दोनों के लड़ने का तरीका एक है, गुरिल्ला वार। उसी तरह से लड़ते हैं, जब आप अवेयर नहीं होगे तब हमला कर देंगे आपके ऊपर। और महाराणा प्रताप ने जंगल में रहना स्वीकार कर लिया। भामा शाह एक बहुत बड़ा व्यापारी था राजस्थान का। भामा शाह को कहा कि अगर भामा शाह तुम्हें लगता है कि मेरा जो लड़ने का तरीका अच्छा है तो तुम मेरे साथ में आ जाओ। भामा शाह ने अपना पूरा खजाना लगा दिया महाराणा प्रताप के लिए। एक वैश्य व्यापारी, उसका भी नाम अमर हो गया है अब, जो विपरीत समय में किसी के साथ खड़ा हो जाएगा। आदिवासी कोल भील, आज आप जाएंगे तो राजस्थान में खूब गीत गाए जाते हैं कोल भीलों के, जो महाराणा प्रताप के साथ रहे, वीरता के नायक है ना वहां के। राजस्थान में आप अंदर घुसे तो आपको महाराणा प्रताप दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो हर व्यक्ति जो भी स्वतंत्रता के लिए लड़ा उसके लिए एक बड़े नायक हैं। और भारत के नायकों का भारत में उतना सम्मान नहीं है जितना आप जाके जो विदेशों में देखेंगे। भारत की हिस्ट्री पर बहुत सारे लोगों ने काम किया है। एक इतिहासकार है कर्नल टाड, जिसने राजपूतों का इतिहास लिखा। उसने कहा महाराणा प्रताप से ज्यादा वीर तो कोई दिखाई नहीं है। उनके पास एक विकल्प था कि वो आराम से जीवन जी सकते थे। अकबर ने ये बोला कि आपको हर चीज दे दूंगा, जो ऊपर का पद है वो सब दे देंगे आपको, केवल अधीनता स्वीकार कर लिए, आप आइए भी मत। महाराणा कहा अधीनता ये नहीं हो सकता, अधीनता नहीं, संघर्ष पीड़ा, लेकिन अधीनता नहीं। आज अमर हो गए सारे नायक, और जो उनके साथ बैठ के अच्छा जो उड़ा रहे थे भोजन, सबका नाम खत्म हो गया। इसको कहते हैं नाम बनाना। नाम बनता है जो परिश्रम करता है उसका। अधिकारी आप बन जाओ, लेकिन अधिकारी बनने के बाद अगर आपने आम जनता के लिए काम नहीं किया तो फिर आपका कोई नाम नहीं है। उस काम करने में न तो किसी का नाम है, न तो किसी का धर्म है, केवल वहां काम है। अधिकारी का मतलब ये होता है। आज के अधिकारी बनने के बाद लोग हर तरह से बातें करते हैं कि अपनी जाति, अपना धर्म। आप जिस पद पर बैठे हैं वो उससे ऊपर है, उस पे आपको बहुत सारे लोगों के कल्याण का दायित्व है। इसलिए हमेशा सही कार्य करने की तरफ आगे बढ़ना है। तो यहां आपने ये बात समझ लिया होगा। सिख औरंगजेब के समय में और ज्यादा खूंखार रूप में सामने आए। मराठा और सिख, इन्होंने मुगलों को खा लिया है। खाना होता है ना किसी राज्य को, खा गए ये लोग।
क्योंकि इनको ये बहुत हल्के में लेते थे। कभी अर्जुन देव को फांसी चढ़ा दिया जहांगीर ने, कभी गुरु तेग बहादुर को फांसी चढ़ा दिया। फांसी चढ़ाने का मतलब है कि वो कौम आपके लिए लड़ जाएगी। आप फांसी जहां चढ़ाएंगे तो धर्म का रूप धारण कर लेगी, वो राजनीतिक सत्ता बन जाएगी। इसीलिए सिखों का राज्य स्थापित हुआ। जाट पहले आम किसान थे, लेकिन औरंगजेब के समय में कई जाट नेताओं को मार दिया गया। गोकुल, राजा राम, अगला व्यक्ति बना सूरजमल, वो अफलातून है जाटों का, उसने राज्य ही बना दिया। आगरा के पास से आप जब निकलेंगे तो आगरा मथुरा को जो लेकर भरतपुर जो स्टेट बना, वो बना जाटों के द्वारा। औरंगजेब की नीतियों का परिणाम है ये। क्या बात समझ में आ रही? क्योंकि जो बलिदान देगा वो बलिदान का उसका फायदा भी तो वही लेगा। अरे लड़ेगा नहीं, कायर की तरह से बैठा रहेगा, उसको तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्या मिलेगा उसको? कुछ भी नहीं। इसीलिए लड़ना है। बिना लड़े तो आज तक कोई पाया नहीं, तो आप कहां से पाएंगे? ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये सारे कुछ फैक्टर रहे। और यहां पर अगर आप देखें औरंगजेब की धार्मिक नीति, हम लोगों ने इतनी पूरी चर्चा कर ली थी, फिर भी आपको एक ओवरऑल कहानी मैंने जो अभी आपके सामने रखा। हम आ चुके थे बिल्कुल इसके समापन पे, जो मुगल राजवंश लगभग समाप्त हो चुका है, और हम लोगों ने इसमें हर चीज देख लिया था। औरंगजेब की धार्मिक नीति, राजपूत नीति, और मुगल साम्राज्य का पतन, और जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था उसको भी देख लिया था। ठीक है। अब एक प्रश्न मैं अगर आपसे पूछूं कि दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को मार दिया, टिप्पणी करें। दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को समाप्त कर दिया। हाँ, तो लिखो प्रश्न। दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को समाप्त कर दिया। दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को समाप्त कर दिया। आपको अभी एक चीज बताऊंगा, मनसबदार, आपने खूब नाम सुना होगा मनसबदारी व्यवस्था का, है ना? क्यों नाम सुना मनसबदारों का? अभी बताता हूं मनसबदार क्या होता है। मनसबदार, मनसबदार क्या होता है? मनसबदार एक फारसी शब्द है मनसब, जिसका अर्थ है पद। क्या है ये? एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है पद या प्रतिष्ठा। पद या प्रतिष्ठा। पद क्या होती है, प्रतिष्ठा क्या होती है? और इस पद पे जो लोग आते थे उनको कहते थे मनसबदार। जो किसी अच्छे प्रतिष्ठा वाले पद पे हैं उनको क्या कहते थे? मनसबदार। मनसबदार कि आपको जो प्रतिष्ठा मिली है इसके। अगर आप देखेंगे तो मनसबदार को मूलतः सैनिक कार्य दिए जाते थे। कौन सा कार्य दिया जाता था? सैनिक कार्य। अब आप समझिएगा कि ये जो मनसबदार है, इसी तरह का एक अधिकारी दिल्ली सल्तनत में है ना, जिसका नाम है इक्तादार। क्या नाम है? प्रांत का अधिकारी है। सेम इसी तरह का पद जो है मनसबदार है। क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा, अगर आप उस जगह से लिंक करेंगे तो यहां समझ में आएगा। ठीक है। अब आप एक बात समझिएगा कि मनसबदार में केवल ऐसे लोग ही नहीं थे कि जो भारत के थे। मनसबदार में उन सभी लोगों को शामिल किया गया जो योग्य थे। वो इस देश के हो सकते हैं, वो विदेशी भी हो सकते हैं, वो कोई
कलाकार भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। तो मुगलों की मनसबदारी का पेरिफेरी बहुत ओपन है। अधिकारी बनाने के लिए मुगलों ने बहुत बड़ा एरिया खोल रखा है। इससे एक बात तो ये होगी, एक तो अनुभव मिलेगा अधिकारियों का, जो जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा उसका अनुभव मिल जाएगा। इसीलिए मुगल राजवंश काफी लंबे समय तक चला। अगर आप देखें तो इसका 1526 से अगर हम लोग आकलन करें तो 1707 तक तो बहुत मजबूती तक चला। और अगर आप देखें 1707 से लेकर 1857 तक मान लीजिए कि आप इनका राज चला, तो एक लंबा कालखंड इन्होंने भारत में निकाला। उसके पीछे कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी थी, उसी ब्यूरोक्रेसी को मनसबदारी कहा जाता है। अंग्रेजों का भारत में राज्य क्यों 200 साल चला? क्या सोचा कभी इस पक्ष पर? अंग्रेजों का राज्य भारत में 200 साल क्यों चला? क्योंकि सेना, अधिकारी, ये इनके बहुत ज्यादा योग्य रहे। भारतीय सिविल सेवा को लोहे का चौफटका कहा जाता था अंग्रेजों के लिए। आईसीएस अधिकारी इस देश को चलाए, आज आईएएस भारत को चला रहे हैं। आपको समझ में आया? आप किस सर्विस में जाने के लिए आए हैं यहां? पहले इस सर्विस का नाम आईसीएस था अंग्रेजों के समय में, भारतीय नागरिक सेवा। आज क्या? भारतीय जो प्रशासनिक सेवा। अब समझना पड़ेगा आपको कि जब अंग्रेजों को यह महसूस हो गया कि हमारे अधिकारी और हमारी सेना हमारे पक्ष में नहीं है, तो अंग्रेजों ने देश छोड़ दिया। ये 1942 में हुआ ऐसा। और आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में भी ऐसा हुआ, जब पेशावर घटना हुई, जहां पर चंद्र सिंह गढ़वाली ने भारतीय लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया, खान अब्दुल गफ्फार खान पर। उसके बाद से अंग्रेजों को इस समझ में आ गया कि भारतीय सेना भी अब हमारे पक्ष में नहीं है। और 1946 में जब नौसैनिक विद्रोह हुआ, उस समय तो बिल्कुल महसूस हो गया कि अब हम रुक नहीं पाएंगे यहां, क्योंकि नौसैनिक विद्रोह को एयरफोर्स और थल सेना ने भी समर्थन दे दिया। उसके पीछे आजाद हिंद फौज अलग से संघर्ष करके आ रही थी आईएनए के रूप में। तो यहां समझना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी किसी देश की रीढ़ होती है, और भारत की रीढ़ कौन सी है? आईएएस। इसीलिए इन अधिकारियों को बहुत ज्यादा शक्तिशाली जब होते हैं तो इनको दबा दिया जाता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का हमेशा से संघर्ष रहा है जो कार्यपालिका के साथ। जो विधायक हैं, मंत्री, अक्सर देखेंगे कि वो तुमको कहा था काम क्यों नहीं सुनते हो, वो इसीलिए किया जाता है। वास्तव में उनके पास बहुत शक्ति है नहीं 5 साल के लिए, वो उड़ रहे हैं। जो अधिकारी थोड़े ठोस टाइप के होते हैं अंदर से, वो जानते हैं उस समय तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर अंदर उनको काट देते हैं। और जो हल्के टाइप के अधिकारी वो तुरंत लड़ जाएंगे, हम जानते नहीं, हम वो तुरंत उनका स्थानांतरण करा देते हैं, ट्रांसफर करा देते हैं। इसीलिए जो अधिकारी प्रमोशन से आईएएस बनते हैं, उनको तो आप बिल्कुल हिला नहीं सकते, और सब घाट घाट का पानी पिए रहते हैं। कभी वो तहसीलदार रहते हैं, कभी एसडीएम रहते हैं, कभी वो एडीएम रहते हैं, तब जाके डीएम बनते हैं। और जो डायरेक्ट डीएम आते हैं आईएएस, थोड़े बेअंदाज टाइप के हो जाते हैं। आते ही बोले तुम इधर आओ, तो सब भी कहते हैं इनको फंसने दो थोड़ा। इसीलिए आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन का बड़ा अभाव होता है, और ये नौकरशाही की बहुत बड़ी समस्या है। कोऑर्डिनेशन नहीं है अधिकारियों के बीच में। आईएएस एसडीएम के साथ नहीं बैठेगा, है खड़े रहो। कल एक अधिकारी ने, अभी एक हमारे सामने मामला है कि सर थोड़ा वो मामला आप जो देख लें, क्योंकि हमारे कई विद्यार्थी हैं, तो उन्होंने कहा सर आप फोन कर दें। हम कहे भाई मैं अभी किसी को फोन नहीं करता। तो उसने एक बात कही, तब मुझे थोड़ा सा कहा कि उस अधिकारी ने कहा कि
हमारे हाथ में ही तुम्हारा सब कुछ है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हम के अधिकारी कब से बात बोलने लग गए? अधिकारियों के अंदर से आ जाता ना कि हम ही हैं स्वयं भू ब्रह्मा। तब हमने फोन किया, उठाया, हम के भाई क्या, क्या सर आपको किसने बताया? हमने कहा भाई मुझे किसी नहीं, इस मामले का निस्तारण करो और इसको खत्म करो बात, इससे ज्यादा हमें कोई तुम्हें बात नहीं बतानी। उसने कहा सर हो जाएगा। हमारी एक विद्यार्थी अभी आईएएस है राजस्थान कैडर में, 2016 बैच की। आमतौर पे हम किसी से कुछ नहीं कहते, और कोई ज्यादा अगर बेअंदाज बनता है उसे छोड़ भी देते हैं, क्योंकि अपने को कोई काम नहीं, अपना सब काम चल रहा है। आपको एक अच्छी जो जो नौकरी करने के लिए अच्छी सलाह हो सकती है वो दे सकते हैं, कि इस तरीके से किया जाए तो एक बेहतर विकल्प आ सकता है। उसके बाद भी आप स्वतंत्र हैं, आप कैसे जीना चाहते हैं। और जब कहीं फंसते हैं लोग, उसके बाद बताते हैं कि सर ये तो सर मिस्टेक हो गई। यहां समझना पड़ेगा कि मनसबदारी व्यवस्था ने मुगलों को कैसे मजबूत किया। अगर आप देखेंगे तो मनसबदारी व्यवस्था दो हिस्सों में बटी थी, जात और सवार, दो हिस्सों में बटी थी। कैसे? जात और सवार। तो सवार का मतलब क्या है? घुड़सवार। ठीक है। अगर आप देखेंगे पद, इसका मतलब क्या होता है? पद, इसका मतलब क्या है? पद, कि आपका पद क्या है, उसी आधार पर ही आप रखेंगे सवार। जैसा पद वैसे सवार की संख्या, उतने ही घुड़सवार लेकर आप चल सकेंगे। जिसके पास जितना बड़ा पद उतने ही घुड़सवार। तो यहां आप देखेंगे, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इससे है किसी की प्रतिष्ठा, इससे है किसी की प्रतिष्ठा, कि आपका कितनी का आपका जो जात है ये आपकी प्रतिष्ठा। और जो सवार है उसका मतलब ये है कि सैनिक और पशुओं की संख्या कितनी रखी जाएगी, सैनिक और पशुओं की संख्या कितनी रखी जाएगी। सैनिक और पशुओं की संख्या कितनी रखी जाएगी, सैनिक और पशुओं की संख्या कितनी रखी जाएगी, ये मतलब होता है सवार का। क्या बात समझ में आ गई? आई समझ में? नहीं आई? अब इस मनसबदार के कार्य क्या है, क्या कार्य होते थे मनसबदार के? पहला कार्य, अपने एक सेना रखना, अपनी सेना रखना, और जब बादशाह को जरूरत हो तो युद्ध के लिए तैयार रहना। जब बादशाह को जरूरत हो तो युद्ध के लिए तैयार रहना। इसके अलावा अपनी निष्ठा बादशाह के प्रति हमेशा जो बना के रखना, निष्ठा बादशाह के प्रति रखना, निष्ठा बादशाह के प्रति, मतलब एक ही है मालिक बादशाह, उसके प्रति निष्ठा चाहिए, ये शर्त है। और इस सेवा के बदले, इस निष्ठा के बदले इसे मिलेगी जागीर, इसके बदले जागीर मिलेगी, इसके बदले जागीर मिलेगी। और अगर आप देखेंगे तो उससे अपने लिए
भू राजस्व, उससे अपने लिए राजस्व की वसूली करना, मतलब अपने लिए, अपने खर्चे के लिए, अपने खर्चे के लिए भू राजस्व की वसूली करेगा, की वसूली, अपने खर्चे के लिए भू राजस्व की वसूली करेगा। इसके अलावा और क्या काम करेगा? जो जागीर मिली है, यहां शांति व्यवस्था, शांति व्यवस्था, यहां शांति व्यवस्था बनाकर रखेगा, यहां शांति व्यवस्था बनाकर रखेगा। क्या करेगा? शांति व्यवस्था बनाकर रखेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? कुल मिला जुला के बात इतनी है कि आप हमारी सेवा करिए और आपको हम आगे बढ़ने का अवसर देंगे। अब ये मनसबदार आते कैसे थे, इनकी नियुक्ति कैसे थी? ये तो हो गया कार्य, इनकी नियुक्ति कैसे, नियुक्ति कैसे? जैसे आप पहुंच गए अकबर के सामने, अकबर ने आपको देख लिया, उसको समझ में आ गया कि नहीं आपके अंदर योग्यता है, सीधे बादशाह के द्वारा, एक तरीका है सीधे बादशाह से, सीधे बादशाह द्वारा, ठीक है, जो सीधे बादशाह के द्वारा। एक तरीका है कि केंद्रीय जो मीर बख्शी है, एक मीर बख्शी अधिकारी है, ये कौन है? ये होता है सेनापति, जो मीर बख्शी, मीर बख्शी की अनुशंसा पर इसकी नियुक्ति की जाए, मीर बख्शी के कहने पर, मीर बख्शी के कहने पर। कौन है? ये लिख दीजिए, सेनापति। कौन है? सेनापति के कहने पर। अगर आप देखेंगे तो ये जो मनसबदार हैं, इनकी अगर खास बात समझें, इनका पद आनुवांशिक नहीं था। कैसा नहीं था? आनुवांशिक नहीं था, आनुवांशिक नहीं था। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ा होगा तो इक्ता व्यवस्था इसीलिए समाप्त हो गई कि फिरोज शाह तुगलक जैसे लोगों ने उसको आनुवांशिक कर दिया। जब तक वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी तब तक इक्ता व्यवस्था बेहतर चलती रही। जैसे ही इक्ता को आनुवांशिक कर दिया गया तो अयोग्य लोग भर गए इक्ता में, इक्तेदार के रूप में। अगर किसी सिस्टम को चलाना है तो वहां पर बहुत ज्यादा अयोग्य लोगों का घुसना बहुत ही विनाशकारक होता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां केवल योग्यता ही एकमात्र पैमाना होना चाहिए, न कि जाति, न धर्म, न व्यवस्था, क्योंकि उसके ऊपर पूरा देश टिका हुआ है। क्या बात समझ में आई? कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे मेडिकल, आप रखिए आरक्षण, कोई समस्या, लेकिन एक सीमा के बाद आरक्षण में बहुत रियायत नहीं मिलनी चाहिए। पता चले उसको एक भी कुछ नहीं आता, हो गया ऑपरेशन करने, आपने कैंची छोड़ दिया, आपने कुछ छोड़ दिया। आप समझिए, कुछ चीजों के लिए कुछ चीजों का होना बड़ा जरूरी है। आप वैज्ञानिक हैं तो वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, वैसा टेम्परामेंट होना चाहिए, और अगर नहीं है ऐसा तो फिर सोच हमारी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो यहां ये भी चीज आपको दिखाई देगी। इसके अलावा यहां आप देखेंगे स्थानांतरण, इसका मतलब आनुवांशिक नहीं था। इसके अलावा एक चीज और है, स्थानांतरण होता था। इसका मतलब होता है ट्रांसफर। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान। आज भी अधिकारी भेजे जाते हैं, आप आईएएस हो गए, एक साल एक जिले में रह गए तो पता चलेगा आप ही एक वहां पर जो जो अपना ही नेक्सस खड़ा कर देंगे। हर व्यापारी है आपके, हर आदमी है आपका, आपने रोज साइन किया, रोज आ रहा है पैसा।
ये एक बहुत बड़ा कारण है। अधिकारी जिस जिले में जाता है वहां नेक्सस खड़ा हो जाता है, साहब आपको कहीं जाना है? नहीं, हमें नहीं जाना है। नहीं साहब चले जाइए, जो फ्रांस घुमाइए। बड़े बड़े वहां व्यापारी बैठे हुए हैं, उनसे आपको 1000 काम है। अब चूंकि हर आदमी लालच के सामने झुक जाता है, लालच बहुत बड़ी चीज। इतना आपने संघर्ष किया यहाँ पे, आप अधिकारी हो, आपने कहा यार अभी तो जीवन में कुछ आनंद का समय आया है, फिर आपको आम जनता नहीं दिखाई देगी, फिर आपको जनता दरबार भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर उतनी देर आपको बैठना पड़ेगा तो पसीना बहेगा। वो आपको बहाना नहीं है, आपको घूम के आना है पेरिस, नहीं तो स्विट्जरलैंड। वो लोग आपका टिकट हमेशा लेके घूम रहे हैं कि साहब टिकट। कब तक नहीं मानेंगे आप? अच्छा ठीक है यार, बहुत दिन हो गया, थक गए हैं, हो ही आते हैं। आप आए, फिर उसके बाद वो 2 फाइल पहले से बना के रखे हुए कि साहब थोड़ा साइन कर दे। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। और ये होता भी रहेगा, इसको कोई बदलेगा नहीं। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो हमेशा इस व्यवस्था से थोड़ा अलग रहेंगे। ये आप एकदम कह दें कि हम नहीं करेंगे, ये भी सही नहीं है, हो भी नहीं पाएगा। कौटिल्य से पूछा गया तो उसने बताया भ्रष्टाचार हमेशा होगा। अधिकारी और ये कहे मुझसे नहीं, मैं एकदम भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, ये हो ही नहीं सकता। ये वैसे ही है कि मछली जब जल में रहती और वो ये कह दे कि मैं जल नहीं पीती। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि मछली जल में रहकर और ये कह दे मैं जल नहीं पीती, वैसे ही अधिकारी है, वो व्यवस्था में रहकर कैसे नहीं पिएगा? लेना पड़ेगा कुछ न कुछ। मद्रांचल पर्वत का सोमरस है वो, तो उसको कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा। क्यों मनीष, तुम अभी से तैयार बैठे हो, जल्दी मुझको मौका मिले फिर मैं ले लूं? नहीं, सही है, सही है, ठीक। इसके अलावा एक चीज और भी यहाँ पे, दाग और चेहरा प्रथा। दाग और चेहरा प्रथा, ये प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी थी, फोर्स के अंदर आज भी है, फोर्स में आज भी है। ये तो खत्म हो गया, लेकिन चेहरा प्रथा आज भी है। इसको कहते हैं हुलिया लिखना। हाइट 5 फुट 11 इंच, वजन इतना, रंग गेहुआ, कोई शरीर पर निशान, कटे हुए का निशान सर की जो बाईं ओर, उस पर लिखा होता है रोल पे। अभी आप कभी ये सारी चीजें हैं, इसको कहते हैं चेहरा प्रथा। इसका मतलब ये है कि आप किसी और को अपनी जगह न भेज पाए। आप जब जाएंगे तो आपसे पहले पूछा जाएगा कि अपने जो सर पर कटे हुए निशान दिखाओ, कहाँ लिखा, कहाँ है कटा हुआ निशान? तो आपने दिखाया। हाइट तो इतना लिखा, तुम्हारी हाइट तो अधिक है, तो भगा दिए जाएंगे। पहले इतना सिस्टम कहाँ था, कैमरा की फोटो। ये क्या है जो दाग प्रथा? एक ही घोड़ा आपने खरीदा, उनको दे दिया, कहे कि तुम ले जाओ, फिर आए ये, इन्होंने इनको दे दिया, कहे ये भी ले गए। वहां पर मौके पे सेना 11 लाख दिख रही है, और जब युद्ध हुआ तो सेना 1 लाख की हो गई। ये मामला होता था कि घुड़सवार ही नहीं आ पाया। अरे भाई, जब घोड़ा ही एक है और आदमी इतना मक्कार है, तो फिर लोगों ने कहा कि ऐसा है कि घोड़े के ऊपर एक लगेगा सिंबल, अगर एक बार आ गया तो वहां लिखा रहेगा कि उसका नंबर है 101, और अगर फिर लेके घोड़ा आए तो तुम्हारी गर्दन उतारेंगे, घोड़े की भी उतारेंगे। तब जाके एक्चुअल सेना बनना शुरू हुई। नहीं तो पता चलता था कागजों में लंबी चौड़ी सेना और असली में सेना ही नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक को बर्बाद करने वाले भारत के व्यापारी हैं। उसने बेचारे ने कितनी अच्छी सोच से यहाँ पर जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। आज भी तो सांकेतिक मुद्रा ही तो चल रही है इस देश में, और क्या चल रहा है? हर देश में यही मुद्रा चलती है, सिंबॉलिक करेंसी। कागज के नोट का कोई वैल्यू है क्या?
लेकिन आपने उसके बदले उतनी ही मात्रा में गोल्ड SDR उसको रखा है। इसके बेस पे आप नोट छापते हैं, एक सीड लिमिट पे नहीं छाप सकते। अभी आप कहें सर कि यहाँ पे तो एकदम पैसा खत्म हो गया, 1000 करोड़ सरकार अभी छपवा दे तो सरकार भी खत्म हो जाएगी। पैसा उतनी ही लिमिट पे छपेगा जितने लिमिट में गोल्ड है। इसको कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही बेहतर था, उसने सांकेतिक मुद्रा के रूप में चाइना से सीखा था। चाइना में सबसे पहले कागज के नोट चले थे, वहां से उसने सीखा। तो उसने कहा कि भाई ये सिक्के तो जो सोने के नहीं हैं लेकिन इसका मूल्य सोने के जैसा है। ठीक, लोगों ने अपने ही यहां खूब सिक्के छापने शुरू कर दिए। जितनी असली करेंसी उतनी ही नकली करेंसी चलने लगी। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को बताया कि साहब बड़ी दिक्कत हो गई है। कैसा है, हर करेंसी वापस ले लो, उसके बदले में सोने सिक्का दे दो। असली नकली सब भर गए, अधिक से अधिक जो है इतनी नकली करेंसी भर गई राजकोष में, इसकी पूरा राजकोष ही खत्म हो गया। तो ये ऐसे लोग हैं। इसीलिए कभी कभी सख्ती बहुत ज्यादा जरूरी है। और अधिकारी आंख हैं जो सरकार की, और ये जितने समझदार और अवेयर रहेंगे उतना ही देश के लिए है। ये जो नेता भी जो लोग हैं या मंत्री जो हैं, इनका भी देश के प्रति है, और अधिकारियों का भी इस देश के प्रति अपना कोई जीवन है। अगर इस सोच से चले तब जाके कुछ व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती हैं, अन्यथा फिर समस्या ही समस्या है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? चेहरा और दाग, बहुत बढ़िया, चेहरा दाग समझ गए। अब समझिए वर्गीकरण क्या है यहां पे मनसबदारों का। वर्गीकरण, अलग अलग प्रकार के मनसबदार है। एक, हाँ हुलिया, हाँ इसी को ही कहते हैं, चेहरा को ही कहते हैं हुलिया। अगर मान लो आईपीएस तुमको जब भी मिलेगा, मान लो कोई आईपीएस बनना चाहे तो वहां पर भी आपकी हाइट लिखी जाएगी, आपका पूरा वजन, हर चीज वैसे ही लिखा जाता है, उसी को हुलिया कहते हैं। अब यहां समझिए वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में सबसे ऊपर के जो मनसबदार हैं इनको स्टार्टिंग के मनसबदार कह सकते हैं। स्टार्टिंग के मनसबदार, एकदम जो शुरुआती मनसबदार है, इनका अगर आप देखें 100 से लेकर 500 तक का इनका पद रहता था। 100 से लेकर 500 तक, 100 से लेकर 500 तक इनको कहते थे मनसबदार। हाँ, जो 100 से लेकर 500 के बीच जो सिपाही और घुड़सवार रखेंगे उनको कहते थे मनसबदार। तो ये पहली श्रेणी हो गई, मतलब स्टार्ट यहीं से होता है, एकदम इनिशियल लेवल पे। उसके बाद आते हैं अमीर। अमीर भी मनसबदार है, लेकिन इनका नाम अमीर है तो अमीर के पास तो खूब पैसा होना चाहिए, अमीर का मतलब अमीर हो गया। 500 से लेकर 2500, 500 से लेकर 2500 के बीच जिसके पास जो जात का पद है, ऐसे लोग कहलाते थे अमीर। 500 से 2500। इसके बाद आता है अमीर ए उमरा, इसके बाद का पद है अमीर ए उमरा। यहां पर 2500 से प्लस वाले जो मनसबदार हैं उनको कहा जाता है अमीर ए उमरा। जो 2500 से ऊपर वाले पद के लोग हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं रुक जाओ, कल इसके आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आपको समाज बताएंगे मुगलों का कि इनका समाज क्या है।
और फिर एक इंडिपेंडेंट थोड़ा बहुत और कुछ चर्चा कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।